लगाएं खेत सजाए देखे हर बूंद में आस, किसानों की मुस्कान में छिपा है देश का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आपने देखना शुरू कर दिया है सच के साथ। सच के साथ में हम बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, हमारे किसानों की, और किसानों से जुड़े हुए एक योजना पर आज हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री ने अपने सपने के तौर पर जिसकी शुरुआत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। इस योजना के जरिए अंतिम पंक्ति तक के किसानों के खाते में सीधा राशि पहुंच रही है और उसे सम्मान के तौर पर पहुंचाया जा रहा है। इसी राशि पर आज हम बात करेंगे। सीधे किसानों को ये राशि मिलती है जिससे उसे तमाम दिक्कतों से दूर किया गया है, तमाम जो चीज़ें थी उन्हें बदला गया है, उन्हें विकास के पथ पर एक नई गाथा लगातार लिखने के लिए एक नया निर्देश दिया गया और इस योजना के जरिए तमाम किसानों को ये लाभ पहुंच रहा है। और इसी पर बात करने के लिए खास पैनल सच के साथ में आज hमारे साथ होगा, उन तक हम पहुंचेंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पैनल का परिचय कराते हैं। किसान और खेती दोनों ही सरकार की प्राथमिकता पर रहे हैं। इन दोनों के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती आई है और जब बात किसानों के मान की हो तो सरकार बढ़ चढ़कर किसानों को सहयोग करती है। ये सहयोग कई तरीकों से दिया जाता है, कभी किसानों को सब्सिडी देकर तो कभी उनके लिए योजनाएं बनाकर। आपको बता दें कि सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। ये योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की है। किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजी गई। इस बार करीब 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से 19 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 3.69 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण आदि को पूरा करने में मदद करना तो है ही, साथ ही ये योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में फंसने से भी बचाती है। बता दें कि इस योजना को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए भी काम किया गया है। पीएम किसान योजना को और अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार किए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। 24 फरवरी 2020 को पीएम किसान योजना मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी। इस ऐप को अधिक पारदर्शी बनाने और अधिक किसानों तक पहुंच बनाने के लिए विकसित किया गया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप पीएम किसान वेब पोर्टल का एक सरल और कुशल विस्तार है। साल 2023 में इस ऐप को एक अतिरिक्त फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ लॉन्च किया गया। इस ऐप ने दूर दराज के किसानों को बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी करने में सक्षम बनाया। पोर्टल और मोबाइल ऐप स्व पंजीकरण, लाभ स्थिति ट्रैकिंग और चेहरे की प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में किसान अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं, जिसमें पड़ोसियों की सहायता करने का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम किसान योजना ने पूरे भारत में किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव किया है। जो पहल वित्तीय सहायता के रूप में शुरू हुई थी, अब वो ग्रामीण उत्थान के लिए एक शक्तिशाली साधन बन गई है। किसानों के बैंक खातों में सीधे धन भेजकर
इस योजना से लाखों परिवारों को राहत और गरिमा दोनों मिली है। अपनी मजबूत डिजिटल संरचना के कारण इस योजना से ये सुनिश्चित हुआ है कि धनराशि बिना किसी बिचौलिए के सही लोगों तक समय पर पहुंचे। इसने न सिर्फ विश्वास का निर्माण किया है, बल्कि ये भी उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सुशासन वास्तव में लोगों के लिए कैसे काम कर सकता है। पीएम किसान योजना ने सिर्फ वित्तीय मदद देने से कहीं अधिक काम किया है। इससे किसानों को नई चीजों को आजमाने का आत्मविश्वास मिला है। और एक बार फिर से सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त उनका परिचय करा देते हैं। हमारे खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है सच के साथ में इस चर्चा में। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं। डॉक्टर यादराम मीणा जी हमारे साथ हैं, पूर्व अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के। बहुत स्वागत सच के साथ में आपका। डॉक्टर खेमचंद प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग से, उनका भी बहुत स्वागत। संतोष राजपूत हैं हमारे साथ, सफल किसान हैं और बुलंदशहर से हैं और हमारे साथ सच के साथ में जुड़ा, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरविंद कुमार मिश्रा जुड़े हैं, प्रभारी हैं, अधिकारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि किसानों के हित में ये योजना चलाई गई, किसानों के सीधा लाभ उनको पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसे अपने सपने के तौर पर इस योजना की शुरुआत की और आज हर किसान तक ये योजना पहुंच रही है। इसलिए सबसे पहले किसान से ही बात करेंगे, किसान से ही शुरुआत करेंगे। संतोष राजपूत जी एक महिला हैं, हमारे साथ हैं और सफल किसान हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तमाम एक्टिविटीज़ वो करती हैं, FPO वो चलाती हैं। उनका क्या नजरिया है इस पर, सबसे पहले उनसे ही जानते हैं। संतोष जी आप बताइए कैसे आप इस योजना को देखते हैं, क्योंकि सीधा ये सम्मान के तौर पर हर किसान तक पहुंच रही है। जी, मोदी जी की जो योजना है ये किसान सम्मान निधि, इससे किसानों को बहुत ही लाभ हो रहा है। क्योंकि पहले किसानों को क्या होता था कि बीज अगर चाहिए, उन्हें फसल बोनी है, उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें किसी से पैसा लेना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट उनके खाते में 4 महीने के बाद 2000 रुपये आ जाते हैं। जब भी नई फसल की बुवाई का या कटाई का कोई भी काम आता है तो उसमें ये पैसे उनके लिए बहुत ही मददगार हो रहे हैं। और इस योजना का लाभ हर किसान को, जिसके पास ज़मीन है, जो कृषि कर रहा है, कृषि पर आधारित है, उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और बिल्कुल इस योजना का लाभ मिल रहा है और वाकई ये योजना हर किसान तक पहुंच रही है। संतोष जी बता रही थी। हमारे साथ अरविंद कुमार मिश्रा भी हैं। अरविंद कुमार जी आपके पास आऊंगा क्योंकि आप KVK के प्रभारी हैं और अमरोहा में जिस तरह से आप लगातार किसानों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं, इस योजना के बारे में हमारे किसान क्या कहते हैं और आपका क्या नजरिया है, जरा आप भी बताइए। देखिए, जहाँ तक अमरोहा का ही नहीं है, पूरे देश का है ये प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि योजना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है फरवरी 2019 से। निरंतर इससे किसानों का उत्थान हो रहा है और जो इसके बीच में बिचौलिए थे, साहूकार लोग लगे हुए थे, उनका निश्चित रूप से उनसे छुटकारा मिला है हमारे किसान भाइयों को। और साथ साथ में जो तकनीकी समस्याएं आती थी किसानों के साथ में, हम लोग जैसे कृषि विज्ञान केंद्र पे आते थे, किसान कहते थे साहब आप ये दवा डालिएगा आपका उत्पादन बढ़ेगा। किसान कहता था साहब इसका पैसा कितने में आएगा, कितने में खरीदी जाएगी, कितने में मिलेगी। वो समस्या किसी हद तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत से किसान कहते हैं कि साहब अब आप दवा लिखिएगा, हमें तुरंत आप ला करके, या कोई भी जो इससे फसल का उत्पादन बढ़ रहा है वो करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होता जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये योजना लगातार चलनी चाहिए, जिससे किसानों का भी इसमें और ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, तो किसानों को इससे लाभ पहुंच रहा है और वाकई ये पहुंचता रहेगा। डॉक्टर खेमचंद जी भी हमारे साथ हैं, प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान के। तो कितनी आर्थिक स्थिति इससे हमारे किसानों की सुधरी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक सम्मान के तौर पर ये राशि सीधे खातों में पहुंचाई जा रही है। देखिए, जहाँ तक भारतीय किसानों की बात करेंगे हम, तो अगर हम इनके आंकड़े उठा के देखें तो हमारे ज़्यादातर किसान सीमांत किसान और छोटे किसान हैं और वर्ष में कहीं कहीं तो 2 बार या 3 बार फसल होती है सिंचाई की सुविधा के हिसाब से, और कई बार 2 बार खरीफ और रबी में बुआई का समय आता है। ये जो स्कीम है, इससे पहले जो जितनी भी सरकार की स्कीम है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम नहीं थी। सरकार की बहुत सारी स्कीम है, भले पशुपालन की हो, भले खेती बाड़ी की हो,
उस स्कीम में अगर वो किसान पार्टिसिपेट कर रहा है तभी उसको उसका फ़ायदा मिलता था। लेकिन ये ऐसी स्कीम लाई गई जो कैश की रिक्वायरमेंट है, नगद की जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए लोन की सुविधा तो हालांकि है, किसान क्रेडिट कार्ड भी किसानों के पास में है, लेकिन ये ऐसी स्कीम लाई गई जिसमें सीधा किसानों के खातों में पैसे का प्रावधान रखा गया। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जब फसल की बुआई होती है उस समय उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि ज़्यादातर जैसे आंकड़े बता रहे 90% किसान अभी छोटे और सीमांत किसान हैं, तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी कैश की रिक्वायरमेंट है, कोई बीज लाना है, छोटा खाद लाना है, दवाई लानी है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और किसी के पास उनको उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज पहले वो मनी लेंडर्स के पास में पैसा उधार लेते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था, उससे इनको मुक्ति मिली। दूसरा, बिचौलियों से मुक्ति मिली क्योंकि आधार कार्ड से लिंक्ड स्कीम है, वो सीधा उनके खातों में जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि पूरे देश में अलग अलग परिस्थितियों में किसान काम कर रहे हैं, उनका बहुत अधिक फायदा किसानों को इससे मिला है। बिल्कुल खेमचंद जी, लगातार किसानों को इसका लाभ पहुंच रहा है और सीधा अब ये उनके अकाउंट में पहुंचकर सीधा लाभ उनको पहुंचा रही है जो सरकार चाहती थी। डॉक्टर यादराम मीणा जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। तो किसानों का कितना कल्याण आप देखते हैं इस योजना के जरिए, जरा बताइए डॉक्टर यादराम जी। जी बिल्कुल, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये एक अलग तरीके की योजना हम कह सकते हैं। आमतौर पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं बड़े समय से चलती आ रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का जो लाभ ले सकते थे वो जागरूक किसान जो घर से चल के अधिकारियों से मिल के या कैसे भी करके अपना योजनाओं का बेनिफिट लेते थे। लेकिन ये एक निराली या अनोखी योजना है किसान सम्मान निधि। इसमें मैं जो आंकड़े देखता हूँ, लगभग अभी भी 85% के आसपास सीमांत और जो छोटे किसान हैं वो किसानों का कवरेज है। इसमें हर 4 अगर किसानों को लेते हैं तो एक कोई ना कोई महिला किसान भी उसमें आ रही है। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा कवरेज है और देश भर में ये योजना चलाई गई है। और ख़ासकर जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है पैसे का डीबीटी के माध्यम से, वो उससे उनके छोटे मोटे जो आवश्यकता होती है खासकर बुवाई के समय उसकी वो पूर्ति कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता के बीज ले सकते हैं, छोटे मोटे कृषि के यंत्र या दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब वो साहूकारों के चंगुल से बचाने का सभी हमारे साथी वक्ताओं ने भी कहा है। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए उनको जाना पड़ता था साहूकारों के पास और वो अपनी मर्जी से जितना चाहते उनसे ब्याज लेते, तो उनसे बचाने का भी ये योजना काम कर रही है। और वो अच्छी गुणवत्ता के बीज और ये सब लगा के अपनी खेती किसानी को और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है देश भर में इसका। और सभी किसान, भले ही छोटा अमाउंट है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, 4 महीने में 2000 रुपये जो आ रहे हैं, लेकिन एक किसान के लिए काफ़ी मदद उससे मिलती है। वो अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को इससे पूरी करके और अपनी खेती किसानी को और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। यादराम जी, क्योंकि राशि भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है किसानों को तो उन्हें साहूकारों के पास जाना पड़ता था, उन्हें बैंक में जाना पड़ता था, उन्हें ऋण लेना पड़ता था। छोटी छोटी समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं उन्हें लोगों से पैसे मांगने पड़ते थे और लोग उसका लाभ उठाते थे, ब्याज लगाते थे उनको वो पैसे देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो समाप्त होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो कहीं जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अब लगातार जो लाभ है हमारे किसानों को पहुंच रहा है। संतोष राजपूत जी, वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि 20वीं किश्त ये जारी की गई है जो खुद प्रधानमंत्री ने की है और इस योजना का लाभ यही है कि सीधे किसानों तक पहुंचे। कितना बदलाव वाकई उनकी जिंदगी में इस योजना से आया, इस सम्मान से आया, इस निधि से आया, इस राशि से आया, आप क्या देख रहे हैं? इस योजना से अभी जो 20वीं किस्त बनारस से प्रधानमंत्री जी ने जारी की है, इस किस्त से किसानों में आप देखेंगे कि ये सरकार जो है पहले से ही किसान और खेती के बारे में, इनका विकास किस तरीके से हो, इनका कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, इन सभी पर चिंता थी। तो उसके लिए इन्होंने यही विकल्प निकाला कि जो वो छोटी छोटी समस्याओं से जो छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं उनको थोड़े थोड़े पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, तो आज वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के उन्हें पता है कि फसल का टाइम आएगा, किस्त उनके खाते में बिना किसी रुकावट के सीधे उनके खाते में आ जाएगी। और प्रधानमंत्री जी को वो हमेशा धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ
वो बहुत खुश होते हैं कि अब हमें किसी के भी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है। मतलब ब्याज तो देते ही देते थे, लेकिन साथ ही ब्याज लेने के साथ साथ उनका सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लेकिन करें क्या कि चीजें है नहीं, साधन है और नहीं, इसीलिए तो कहीं ना कहीं इसीलिए उन्हें संतोष मांगना राजपूत पड़ता जी है। इस योजना का नाम सम्मान निधि रखा गया। जी, इसीलिए किसानों का सम्मान बढ़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए माननीय मोदी जी ने इस योजना का नाम भी किसान सम्मान निधि रखा, जिससे कि उनका मान बढ़ता रहे, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके विचारों में चार चांद लग सके, किसान कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। ऐसे हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है और आज किसान बहुत ही खुश हैं और हमेशा वो मोदी जी को आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं कि वो इसी तरीके से और लगातार ये कहते हैं कि इस योजना से उन्हें लाभ पहुंच रहा है। और जिस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई, इस योजना के बारे में प्लानिंग की गई, तो यही प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा, जाहिर है, कि सम्मान के तौर पर हमारे किसानों तक ये राशि पहुंचे और उन्हें कहीं भी ये ना लगे कि ये राशि कम है, लेकिन इस राशि का जो उपयोग है वह सदुपयोग होना चाहिए। जैसे खाद की कमी, जैसे तमाम समस्याओं के लिए जूझना पड़ता था किसानों को, और अब हम जब लगातार किसानों से बात करते हैं, डीडी किसान जब उनके बीच पहुंचकर बात करता है, तो उनसे समझता है कि कहीं ना कहीं जो किसानों को छोटी छोटी चीजों के लिए किसी न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, वो अब बंद हो गया और इस योजना का सीधा लाभ उनके खातों तक पहुंच रहा है। कहीं कोई बिचौलिया नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति उनसे कोई पैसा इसमें नहीं लेता है और सीधा तमाम जो किसान है उनको इसका लाभ मिल रहा है। वापस अरविंद जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप किसानों से लगातार समन्वय बना रहे हैं, आप लगातार किसानों के साथ काम कर रहे हैं, किसानों को उभरता हुआ आप देख रहे हैं। किसानों को इस योजना से कितना उभरता हुआ आपने देखा, और इससे पहले अगर छोटी छोटी समस्याओं से वो जूझते थे तो क्या उनकी राय होती थी, क्या वो कहते थे आपसे? देखिए, जितनी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किस्त जारी की गई हैं, उसमें उनके सभी कार्यक्रमों में कृषि पूरे देश भर के अंदर लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। उन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के बीच में इस कार्यक्रम को दिखाया गया और उसके बीच में उनको प्रचार प्रसार भी किया गया। देखिए, इस योजना की जो कुछ खूबसूरतियां हैं, पहली खूबसूरती तो इसका जो नाम रखा गया सम्मान। ये किसान का ये लग रहा है जैसे किसान, हमारी जो सरकार है वो किसानों का सम्मान कर रही है। ये नहीं है कि कोई हम आपको 2000 रुपए की जो किस्त दे रहे हैं वो एक सम्मान के रूप में दी जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी फायदा ये है कि ये किस्त ऐसे समय पे दी जाती है जब किसान के पास में पैसे की सबसे ज्यादा क्राइसिस यानी आर्थिक स्थिति उनकी सबसे ज्यादा होती है। जैसे इसी समय को लीजिए, खरीफ में अभी जुलाई के महीने में जो 2 अगस्त को जारी की गई है, उसमें किसान धान है या मक्का है या ज्वार है, बाजरा है या मूंगफली है, कहीं लगा चुका है। तो अब उस समय पे अब उसको कोई कीड़े बीमारी का कोई प्रकोप होता है तो उसके पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आकर के उसके पास में 2000 रुपए मिलते हैं तो वो निश्चित रूप से इसको अपने आप को महसूस समझता है कि हाँ, मेरी पॉकेट में या मेरे खाते में पैसा है, मैं इससे कोई भी सामान खरीद सकूंगा। और दूसरी तीसरी इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है, यानी इसके अंदर पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई बीच में सिस्टम या कोई बिचौलिया शामिल नहीं है, यानी सरकार है और सरकार के बीच में सीधा किसान जुड़ा हुआ है। तो ये एक किसान के साथ में ये है कि हमारे बीच में आज किसान माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लिक किया है तो मेरे खाते में आप विदिन सेकंड में हमारे खाते में पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है। दूसरे बिंदु में इसको और देखा जाए तो ये किसान की खेती के साथ का ही फायदा नहीं हो रहा है। कुछ किसान ऐसे मझोले होते हैं जिनके पास में पैसा खेती के लिए तो करके साथ साथ में उनकी अपनी सोशो इकोनॉमिक स्थिति भी तो है। उसका किसी का बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उस समय उसके पास में पैसा नहीं है तो वो गरीब किसान का बच्चा भी भाई IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो एक उसके लिए एक आप इसको केवल खेती के परिप्रेक्ष्य में न देख करके आप उसको सोशो इकोनॉमिक के उसकी आर्थिक परिस्थिति को भी देखा जाए तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा फायदे का काम करता है, जो प्रत्यक्ष न होकर के परोक्ष रूप में हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद जी, आपने तमाम खूबसूरतियां इस योजना की गिनवाई और वाकई वो काबिल तारीफ हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना सच हो रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल,
सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर, क्योंकि किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त जारी हो चुकी है और इस किस्त के जरिए सीधे किसानों को लाभ दिया जा रहा है और इसी लाभ पर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ डॉक्टर खेमचंद लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर खेमचंद, आपके पास आएंगे और आपसे भी ये जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अरविंद ने बताया कि इसमें तमाम खूबसूरतियां हैं और ये खूबसूरतियां इसलिए हैं क्योंकि सीधे उनके अकाउंट में जा रही, कोई बिचौलियां नहीं है, सम्मान के तौर पर उन्हें दी जा रही और इसलिए सम्मान निधि इसका नाम रखा गया। लेकिन आप अर्थशास्त्री के तौर पर इसको कैसे देखते हैं? कितना इकोनॉमिक मजबूत हुआ है हमारा किसान इस राशि से? देखिए, ये स्कीम से जो दूसरे फ़ायदे मैं देख रहा हूँ, एक तो ठीक है आपको साल में 3 बार 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, जो हमारे किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, बड़े परिवार थे, बाद में परिवार का डिवीज़न हुआ और ज़मीन का बंटवारा भी हुआ जी, तो उसमें एक प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बीच में टूट रहा था। लोगों को अपना ज़मीन का अधिकार क्या है, अभी जब से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम सरकार की आई हैं तो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को कंप्यूटराइज करने के तरफ तेज़ी से कदम उठाए गए और किसानों में जागरूकता है कि हमें हमारा नाम प्रॉपर है कि नहीं है, गांव का नाम सही है, खसरा नंबर सही है कि नहीं, कहाँ हमारी ज़मीन है। लोगों में जागरूकता आई, जिससे जो पहले ज़मीनों के विवाद होते थे वो भी थोड़े कम हुए, क्योंकि अभी कोई भी किसान लेखपाल या पटवारी पर डिपेंड नहीं है कि मेरा डिटेल निकाल के दो। वो कहीं भी जो ई मित्र है या कॉमन सर्विस सेंटर है, अपने ज़मीन की जानकारी वो ले सकता है, प्रिंट आउट निकलवा सकता है उसका जो है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो जितनी बेनिफिट स्कीम है, चाहे ये स्कीम है, तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया भारत देश के लिए। ये पूरा लैंड रिकॉर्ड हमारा कंप्यूटराइज हो रहा है और इसमें जो राज्य सरकारें भी साथ में सहयोग कर रही हैं जी, और ज़्यादातर राज्य सरकारों ने स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है, हालांकि भारत सरकार की स्कीम है। तो मैं इसके अप्रत्यक्ष फायदे भी देख रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं भी सरकार की दूसरी स्कीम लागू करने में मदद करते हैं। प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम सरकार में रिकॉर्ड रहता है कि हमारे इतने किसान हैं, ये लैंड कैटेगरी है, ये हमारी सिंचाई की योजना है, ये इंश्योरेंस की स्कीम है। तो काफ़ी दूसरी स्कीम में भी इन रिकॉर्ड्स को यूज किया जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं स्कीम को जी, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट भी दे रहा है और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी किसानों को इससे काफी हो रहा है। और डायरेक्ट के साथ ये जो इनडायरेक्ट आपने बेनिफिट्स बताया, ये बहुत बड़ा है किसानों के लिए, क्योंकि कई लोगों के पास खतौनी नहीं होती थी, कई लोगों के पास ये पता ही नहीं होता था कि उसका नंबर कहाँ है, उसका खसरा खतौनी क्या है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं और ये बड़ा लाभ इसको कहा जा सकता है, जो किसानों को अभी तक पता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया और अभी किसान अपने अधिकार समझने लगे और प्रॉपर रिकॉर्ड होने से सरकार की बहुत बड़ी समस्या दूर हुई कि हमें कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो डेटाबेस बहुत जरूरी है। आजकल आप सब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, कहीं भी जाइए अब AI का यूज हो रहा है, तो उसमें आपका प्रॉपर डेटा जब होगा तो उसकी बहुत वैल्यू है। और स्टेट वाइज डेटा आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है। अभी जैसे पिछले बजट में PM धन धान्य योजना को लागू किया गया, तो उसमें 100 जिलों को टारगेट किया गया है जी।
तो वो भी हमारे पास डेटा था प्रॉपर कि ये 100 जिले ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्टिविटी कम है, ये कृषि में पिछड़ रहे हैं, तो हम उनमें स्पेशल फोकस देंगे। कई बार ये बात भी उठती है कि ये पिछले 4-5 साल से सम्मान निधि को नहीं बढ़ाया गया। अभी पिछला बजट देखें तो उसके अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, और उसके अंदर भी आपका जो ब्याज है उसके ऊपर भी सुविधा है। टाइम से अगर आप पैसा जमा करते हैं तो उसमें भी 3% छूट का प्रावधान है। तो ये काफ़ी जो स्कीम्स हैं सरकार की आपस में सिनर्जी में काम करती हैं, और जब ओवरऑल इम्पैक्ट आता है तो बहुत अच्छा आता है। और ओवरऑल की अगर हम बात करें डॉक्टर खेमचंद जी, तो कहीं ना कहीं ये चारों तरफ से जो हमारे किसानों का कल्याण हो रहा है वो वाकई इस योजना के जरिए और तमाम ऐसी योजनाओं के जरिए जो आप बात कर रहे थे कि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका लाभ पहुंच रहा है। अगर कल्याण की बात करें तो इसलिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से डॉक्टर यादराम मीणा जी हैं, तो डॉक्टर यादराम मीणा जी आपके पास आएंगे। किसानों का कल्याण चारों तरफ से कर रही है सरकार, कैसा लगता है जब आप इस बदलते हुए परिवेश को देखते हैं? तो जी बिल्कुल, इसको कल्याणकारी योजना हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी 20 तारीख को ही जो बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस्त जारी की है जी, उसमें 9 करोड़ 70 लाख किसानों को एक मुश्त पैसा जो किस्त है वो गई है, और किस्त की जो राशि थी वो भी 20 हजार जी जी बोलिए 20 करोड़ 500 20,000 करोड़ 500, हाँ 20,000 करोड़ 500, जी जी बताइए। तो ये राशि जारी की गई है और बहुत बड़ी राशि है। उसको जब किसानों में अगर बांटा गया तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या में किसान उससे लाभान्वित तो बिल्कुल किसान लाभान्वित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान आगे बढ़ते हुए और विकास की एक नई इबारत लिखते हुए नजर आ रहे हैं, और इस योजना से जो लाभ है उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। किसान बड़ी राशि है, बिल्कुल बहुत बड़ी राशि है जिसका कहीं ना कहीं अब हमारे किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है और पहुंचेगा लगातार, क्योंकि ये जो सपना है वो कहीं ना कहीं अब पूरा हो रहा है। इसलिए संतोष राजपूत जी आपके पास आऊंगा, और आप चूंकि किसान हैं तो क्या जो भूमि जिनकी है उनको ये राशि मिल रही है, उन तक ये राशि पहुंच रही है? क्या आपका कोई और सुझाव, जो ऐसे मजदूर हैं जो भूमि पर काम करते हैं जिनकी भूमि नहीं है, क्या उनको भी ऐसी राशि मिलनी चाहिए? ऐसा कोई सुझाव या ऐसी कोई मन में बात आपके? जी, सबसे बड़ी बात मतलब मेरे को ये बताने की किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसके साथ साथ जो 2023 में इस योजना को डिजिटलाइज किया गया है। 2020 में 21 में जैसे ही हम बुलंदशहर ज़िले पे पहुंचते थे तो वहाँ पे पता चलता था किसान बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरा नाम इसमें ऐड नहीं हुआ है, मेरी KYC नहीं हुई है, तो बैंकों के चक्कर लगा लगा के परेशान थे। लेकिन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ये इतना बढ़िया मतलब 2023 में बदलाव किया है कि जो फेस स्कैनिंग करके जो KYC के माध्यम से कि घर बैठे ही वो किसान, ना OTP की आवश्यकता है ना फिंगरप्रिंट की आवश्यकता है, तो उनको किसी के भी पास ना तो जाने की जरूरत है, सीधा और वो अब इसमें रजिस्टर्ड कर बेनिफिट ले रहे हैं। और सर आपने अभी बोला कि किस तरीके से मजदूरों को भी इसमें कैसे बेनिफिट हो सकता है, तो मेरा आपको कहना है कि माननीय मोदी जी ने जो किसानों के छोटे छोटे किसानों के जो संगठन बनाए हैं FPO के माध्यम से, ठीक है जी, तो वो जो FPO के माध्यम से जो संगठन बनाए हैं उसमें क्या है कि छोटे किसान, मजदूर सभी उसके अंदर हैं। और इसी तरीके से एक उदाहरण हम आपको अपने बुलंदशहर का देना चाहेंगे। आपकी जो सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, इसी में छोटे छोटे किसानों का 750 फार्मर ROC पर रजिस्टर हैं, और आज वो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं उसके। और साथ ही साथ मोदी जी का विजन था जो 2022 में उन्होंने चेंज किया है कि पहले क्या होता था कि स्फूर्ति योजना के तहत जो भी प्रोजेक्ट थे वो किसी को भी मिल जाते थे, लेकिन छोटे लोगों को वो नहीं मिलते थे, जिनकी पहुंच वहां तक सरकार तक नहीं है, उनको नहीं मिलते थे। और सम्मान निधि भी इसी का एक उदाहरण है। ये बड़ा उदाहरण है कि किसानों तक कोई राशि पहुंच नहीं पाती थी, बंदर बाट उसका हो जाता था, लेकिन अब भले ही 2000 है लेकिन खाते में सीधा पहुंच रही है। सर साथ ही उसके साथ 2000 सम्मान निधि तो है ही है सर, लेकिन उसके साथ ही जैसे स्फूर्ति योजना का कि जो किसान, जो भी व्यक्ति बढ़िया काम करेगा, उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरा उसको फेयर रखा कि जो उसको क्लियर करेगा उसी को ही स्फूर्ति योजना के तहत प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर को सात्विक एग्रो नेचुरल हेल्दी फूड क्लस्टर, ये हमने हमारी FPO के किसानों ने कड़ी मेहनत करके उसको पाया है, जिसमें 510 किसान हैं। और अब क्या होगा कि
जैसे मिलट है, बाजरा है, मोदी जी हमारे बहुत इस पर फोकस कर रहे हैं कि भाई मोटे अन्न पर हमें पूरा ध्यान देना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे वो अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते, भारत आगे बढ़ नहीं सकता, विकसित नहीं हो सकता। उसी के तहत उन्होंने कि लोगों की सबसे पहले सेहत पे भी काम किया जाए। तो जो हम मोटे अन्न को जो इस्तेमाल करना भूल गए हैं, खाना भूल गए हैं, उसको दोबारा से वो लेकर के आए हैं अन्नश्री के माध्यम से। तो छोटे जैसे आपका बाजरा है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपए किलो बिक जाएगा। अगर उसी को ही हम प्रोसेस करके, क्योंकि कंपनी बनाई है और सारी सुविधाएं भारत सरकार उसमें दे रही है, तो प्रोसेस करके हमने जैसे मिलेट्स कुकीज है, रागी कुकीज है, आपके प्रोटीन है, इसी तरीके से बहुत सारे जो खेत में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उन्हीं को पूरा बढ़िया ब्रांड बना करके उनकी शुद्धता का, उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके कारण किसान जो है बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया होता है। और इसीलिए अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा और इस पर हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस निधि को क्योंकि हम बार बार आपसे भी और तमाम जो हमारे पैनल में विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ रहे हैं कि इसका लाभ हमारे सीधे किसानों को पहुंचा है, आप क्या कोई और सुझाव इसमें देना चाहेंगे? क्या और होना चाहिए इसके अंदर कुछ जिसको लेकर सरकार लगातार कहती भी है कि सुझाव दीजिए, हम इसमें बदलाव करेंगे? देखिए, बहुत सही जयदी साहब आपने प्रश्न किया है और ये मैं समझता हूँ पूरे देश के किसानों के लिए निश्चित रूप से इस तरह के सुझाव जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारी सरकार है उनको नोटिस लेती है और उनके ऊपर कार्य करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण तो यह है कि अगर किसी भी देश की तरक्की है या प्रदेश की तरक्की है तो उसके पास में अपना खुद का डाटा बैंक होना चाहिए। अगर उसके पास में अपना डाटा जितना होगा आप उतनी ही फास्ट तेजी से या उतनी ही सटीक काम कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो आपका डिजिटलाइजेशन हो रहा है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही साकार जो है उनका सपना है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए, दो तरह की जो हमारी सम्मान निधि दी जा रही है किसानों को, वो एक समान दी जा रही है। हमारा अपना देश के अंदर आप देखा जाए तो लगभग 80 से लेकर के 85% किसान ऐसे हैं जो बहुत ही मझोले किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हाँ, जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उनके पास में, किसी के पास में 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ से कम भी किसान हमारे पास हैं, तो उनके पास में और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास में लेस देन 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है। तो इसके साथ में मेरा अपना सुझाव है कि इसमें किसानों को, हमारे सरकार को नीचे के जो मझोले किसान हैं, 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से नीचे किसान हैं, उनको आर्थिक रूप से ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए और जिससे कि वो और तेज़ी से समृद्ध होकर के अपने आर्थिक, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो खेती के साथ साथ में उसकी आर्थिक स्थिति को हमें सुदृढ़ करना है। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में जो किसान परिवार है वो एक जीवन यापन के स्तर से ऊपर आए और वो पिछले आप कई एक सालों से देखेंगे कि कई एक जो हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे थे वो ऊपर आकर के समृद्धि की उसमें आए हैं। तो इसलिए एक जो मझोले किसान हैं उनको आर्थिक मदद जो सम्मान निधि है उनकी, मेरे विचार से, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि थोड़ी बढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ में जो सब्सिडी हमारी किसानों को दी जा रही है, मेरा ये मेरा वैज्ञानिक पहलू है कि जो किसानों को फर्टिलाइजर के ऊपर या सीड के ऊपर फर्टिलाइजर, विशेष करके फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी भी डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों को दी जानी चाहिए और उसमें वैज्ञानिक आधार पर, जैसे 1 हेक्टेयर किसी के पास जमीन है तो उस 1 हेक्टेयर के अंदर वो साल में जो फसलें लेता है उसकी जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है फर्टिलाइजर की, उसके हिसाब से उसमें वो यूरिया, डीएपी या एनपीके डालता है, उस हिसाब के जो उसकी टोटल फर्टिलाइजर की जो कीमत बैठती है उसके हिसाब से उसको दिया जाए, जिससे कि उसको वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा, जिससे फर्टिलाइजर की कालाबाजारी भी रुकेगी और किसान उससे अपनी मन मर्जी के कहीं से भी अच्छी गुणवत्ता युक्त फर्टिलाइजर खरीद सकेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं। डॉक्टर खेमचंद, आपके पास आना चाहूँगा और आपसे भी समझना चाहूँगा इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से जिक्र डॉक्टर अरविंद ने किया और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भूमि, जिनकी भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वो मजदूरी करते हैं, तो उनको लिए भी कुछ होना चाहिए, उनका भी अर्थशास्त्र को लेकर कुछ देखते हैं आपके, उनका भी इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत किया जाना चाहिए।
देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था, उसमें हम आज भी सुबह प्रधानमंत्री जी का भाषण था, मैं खुद भी वहाँ पर था हमारे पूसा में, तो उन्होंने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात की, कृषि विविधीकरण की बात की कि हमें सिर्फ भी फसलों पर ध्यान नहीं देना, हमें कृषि में दूसरे पशुपालन या दूसरे क्षेत्र हैं उसमें ध्यान भी देना है जी। तो अगर हम, जैसे मैंने पहले ही बताया, हम डेटा बैंक तैयार करें, अभी जो पशु जनगणना के आंकड़े जल्दी आ जाएंगे, पूरी जनगणना पूरी डिजिटल एक मोड में हो रही है, मोबाइल ऐप्स हैं और जितने भी इन्यूमरेटर्स हैं, क्योंकि मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, तो जो आंकड़े आएंगे उसमें हम जो ये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं या दूसरी स्कीम्स है, वो जिनके पास जमीन है उनको दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन था कि भूमिहीन किसानों के लिए इसमें क्या है, तो बहुत सारा एक ग्रामीण वर्ग ऐसा होगा जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वो पशुपालन कर रहे हैं, बिल्कुल, या कुछ मछली पालन कर रहा है, कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है मान लीजिए, तो वो स्कीम से छूट जाते हैं और उसका शेयर जो है, हमारा अभी कृषि का जीडीपी में शेयर पशुपालन का 30% तक चला, 30% तक चला गया और बढ़ता जा रहा है ये। जैसे जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है तो बाजार में जो उपभोक्ताओं की डिमांड जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है जी। अब इनका जो डेटा बैंक हमारे पास में आएगा, तो मेरा सरकार से ये एक सुझाव रहेगा कि जो पशुपालन में या दूसरे क्षेत्रों में हमारे किसान हैं, भूमिहीन हैं, उनको भी थोड़ा इस स्कीम में ला सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि उनका भी जो एक कैश की रिक्वायरमेंट है, कहीं उनको पशुओं की देखभाल में जो उनको कमी हो जाती है, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई गाय भैंस पालन कर रहा है, मधुमक्खी पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। बिल्कुल, उस सेक्टर को भी इससे लाभ होना चाहिए और ये वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही। कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए, उन किसानों के लिए जिनके पास भूमि नहीं है, अगर इसकी शुरुआत की जाती है तो वाकई उनका भला होगा और वो भी जो हमारे देश की इकोनॉमिक है उसको भी मजबूत करने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। अर्थशास्त्री हमें बता रहे थे। तो हम डॉक्टर यादराम मीणा जी के पास आएंगे। डॉक्टर यादराम मीणा जी, क्योंकि कल्याण की बात हम कर रहे हैं और कल्याण किसानों का हो रहा है, ये तो सब जानते हैं, और हमारे देश के जो किसान हैं उनको कितना सर्वोपरि माना जाता है, इन योजनाओं से पता चलता है, इस सम्मान से पता चलता है। ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके सम्मान में, मत्स्य संपदा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, फसल बीमा योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे किसानों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। लेकिन और क्या होना चाहिए, और क्या देखते हैं आप, आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और खासकर किसान सम्मान निधि की अभी तक की यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो 3.7 लाख करोड़ किसानों ने 20वीं किस्त के बाद ये लाभ लिया है और 20वीं किस्त में तो 20,500 करोड़ का एक मुश्त पैसा जो गया है किसानों को। दूसरी योजनाएं बहुत सारी हैं जिनकी हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज का विषय अपना किसान सम्मान निधि था, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे सीमांत किसान हैं, उनको कई योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको स्वयं रोजगार के लिए काफ़ी तरह के प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ हमारे पास बैठे हुए हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्रों में ही अपने आप में कई तरह की प्रशिक्षण किसानों को देने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी, और ये फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर एक तरीके से हम कृषि विज्ञान केंद्रों को कह सकते हैं। योजना ढेर सारी हैं केंद्र सरकार की। बागवानी विकास की योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी योजना है जिसके तहत आप हाईटेक हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, कम जगह से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी पैदावार और गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, आप नर्सरी मैनेजमेंट और प्लांट मटेरियल तैयार करके पैसा कमा सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को अपना करके पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में हमारी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, चाहे टमाटर लो या दूसरी सब्जियां लो, जब सीजन होता है, ग्लट आता है तो बहुत सस्ती जाती हैं जी। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर अगर ट्रेनिंग दी जाए किसान भाइयों को, कृषक महिलाओं को, तो घर पर ही वो उनको प्रोडक्ट को प्रोसेस करके और अच्छा पैकेजिंग और मार्केटिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं। हमारी बहुत सी महिला उद्यमी हैं जो काफ़ी अच्छा नाम अपना कमा रही हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रही हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ खेती करने से ही मतलब नहीं है, हमारा जो उत्पादन है
या उत्पाद है उसको किस तरीके से मैनेज करना है। जब बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल रहा, आप उसको प्रोसेस कीजिए, उसमें जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, जूस कुछ भी आप बना सकते हैं अगर आपने प्रशिक्षण लिया है। इन सब के लिए प्लांट लगाने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सहायता उपलब्ध है। तो वहां से मदद लेकर के बिल्कुल यानी उस मदद का जागरूक लाभ रह के- सीधा उठाकर आप मार्केट में आ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट बेचकर एक नए आयाम को स्थापित कर सकते हैं, एक नए इतिहास को रच सकते हैं। और बहुत सही डॉक्टर यादराम मीणा जी ने कहा। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लगातार जो पैनल हमारे साथ बना हुआ है वो चर्चा कर रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐतिहासिक योजना बनकर लगातार हमारे सामने है और किसानों को लाभ पहुंच रहा है। इसको लेकर अब हम एक किसान जो हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं स्टूडियो में, संतोष राजपूत जी के पास आएंगे और उनसे समझेंगे कि क्या वाकई ये योजना हमारे किसानों की जिंदगी बदलने में एक नया आयाम स्थापित कर रही है। जी, जो किसानों को सर इसका जो लाभ हो रहा है, जो इससे उनको मोटिवेशन और मान जो मिल रहा है, वो इससे इतने खुश हैं कि वो अपने छोटे से ही, अभी जैसे सर ने जिक्र किया कि 1 हेक्टेयर हमारा जो क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, वहाँ पर 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा इस तरीके के बहुत ज़्यादा फार्मर हैं जो लघु और सीमांत कृषि में ही आते ज़्यादातर क्षेत्र में। तो वैसे भी जो किसान हैं उन सबको जो ये फ़ायदा मिल रहा है और साथ साथ वो अपने खेतों में छोटे में ही, चाहे वो आपके सब्जी के माध्यम से हो, क्योंकि हमारा सारा बेल्ट गंगा का किनारा है जी। और उसी के साथ साथ माननीय मोदी जी ने क्या किया है कि जो हाईटेक नर्सरी, करोड़ों का जो उन्होंने पैसा खर्च किया है, हाईटेक नर्सरी यानी वातावरण अनुकूल जो नर्सरियां बनाई हैं कि छोटे किसान भी, जैसे 2 बीघा का जो होता है तो उसने क्या किया कि शिमला मिर्च का पौधा लाया, बीज लाया और हाईटेक नर्सरी में उसको ग्रो करा के और उसके बाद उसने अपने खेत में लगाया। और खेत से जो चाहे वो पीली शिमला मिर्च है, चाहे लाल है, और थोड़ा सा लीक से कलर वेजिटेबल हो गए, आपकी क्या कहते हैं खीरा हो गया जी। तो इस तरीके से जो फसलें जो कम जगह में वो बहुत बढ़िया तरीके से जो हो रही है, जो उनकी आमदनी जो बढ़ रही है, उन्हें बीज लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ रहा, तो उनका जो मनोबल बढ़ रहा है और खेती के प्रति मोदी जी इतना सम्मान से किसानों को देखते हैं, तो वो मतलब इतने बढ़ रहे हैं आगे की बस आप पूछिए मत कि उनका हौसला बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। हमारे किसानों का जो मनोबल है वो बहुत अहम बात आपने कही, उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनका सम्मान बढ़ रहा है, उनका कल्याण हो रहा है, उनका उत्थान हो रहा है। अरविंद जी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के हित के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और मैं देख रहा हूँ पिछले करीबन 5-10 साल में
काफ़ी योजनाएं किसान के हितों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की जिस तरह से योजनाएं आ रही हैं, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की सहभागिता और बढ़ती चली जा रही है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक तो कृषि विज्ञान केंद्र का अपना खुद का भी बजट किसानों के लिए बढ़ाया जाए और किसानों को की सहभागिता को उसमें और सुनिश्चित करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग चल रही हैं, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र को और जिम्मेदारी उसमें दी जाए, जिससे किसानों को रोजगार परक या वैल्यू एडिशन के जो प्रोग्राम है हमारे, वो किसानों को सशक्त करके, क्योंकि उत्पादन कर लेना ही एक बहुत बड़ा काम नहीं है, उससे उनको किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। लेकिन अगर उसी में हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं या वैल्यू एडिशन करते हैं तो निश्चित रूप से मार्केट रेट बढ़ जाता है। हम छोटे छोटे पॉली हाउस लगाए जाएं, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस लगाए जाएं, जिससे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को ग्रो कराया जाए। दूसरी बात है, जिस जिले के अंदर या जिस प्रदेश में जिस चीज़ की उत्पादन ज़्यादा होता है, उसके छोटे छोटे किसानों को एफपीओ के माध्यम से उनके लघु उद्योग लगाए जाएं और उसमें वहाँ लघु उद्योग बना करके उनके वैल्यू एडिशन करके, जैसे कहीं पर टमाटर पैदा ज़्यादा होता है, कहीं पर शिमला मिर्च ज़्यादा पैदा होती है, कहीं पर खीरा ज़्यादा पैदा होता है, कहीं पर आपकी सब्जी वाली मटर ज़्यादा पैदा होती है। तो ये छोटे जो आपके हैं, अगर उस जनपद में वहीं पर उनको उद्योग लग जाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके दिल्ली में उनको मार्केट कुल मिलाकर अच्छा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं जी कि सम्मान के साथ साथ काम भी वहीं मिल जाए, तो इससे बेहतर हो नहीं सकता, क्योंकि उनका उत्थान काम से भी होगा। सम्मान निधि मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें वो लघु उद्योग लगाए जाएं या जो आप बता रहे हैं उस तरह के काम उनको दिए जाएं तो उनको काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा और वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है और इसीलिए मैं खेमचंद जी के पास आऊंगा, क्योंकि खेमचंद जी अर्थशास्त्री हैं और इनसे ज्यादा बेहतर हमें समझा नहीं सकता कोई कि लघु उद्योग लगाए जाएं और वो कैसे लगाए जाएं और क्या किया जाए, कैसे हमारे किसानों को काम दिया जाए, उन्हीं के क्षेत्रों में दिया जाए, उन्हीं की जो स्पेशलाइजेशन हो उस पर दिया जाए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज ही जो डॉक्टर स्वामीनाथन का उनके विषय के ऊपर उनका 100 साल पूरे होने पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है पूसा के अंदर जी। माननीय मोदी जी इसमें चीफ गेस्ट थे, सुबह आए, उन्होंने अपना अच्छा एक भाषण दिया। उन्होंने जो एक लगातार देश को बाहर से धमकी मिल रही है कि आप हम टैरिफ बढ़ा देंगे, आप हमारी बात मान जाइए, तो बहुत खुशी की बात है सभी दर्शकों के लिए। काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये कहा, इशारा दिया कि भारत देश झुकेगा नहीं और हम अपने किसानों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि हमारे किसान छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा हैं। 86% किसान हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं। हमारा पशुपालन भी छोटे किसानों के हाथ में ही है। बिल्कुल, अगर हम बाहर की धमकियों को मान जाएंगे तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उत्पाद छोटा छोटा है। दूसरा, जहाँ लघु उद्योग लगाने की बात है, तो ये भी डिस्कशन अभी चल रहा था, जिसमें हमारे आईसीआर के डीजी साहब भी थे और काफ़ी बड़ा पहले डिस्कशन चल रहा था। तो उसी बात को मैं बताना चाहूँगा कि वोकल फॉर लोकल, कि हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन देश के अंदर ऑलरेडी है। और जो हमारा फूड सिस्टम था, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड सिस्टम था, हमारा खान पान था, बहुत रिच था। धीरे धीरे जो एक वैश्वीकरण हुआ, हम अपने ट्रेडिशनल परंपरागत खान पान को भूल गए, तो उसको वापस से एक जिंदा करने की जरूरत है। उसमें बिजनेस को इंटीग्रेट करके कैसे हम जो लोकल जो उत्पाद हो रहे हैं उसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग करके, और सरकार की जैसे बहुत सारी, यादराम मीणा जी ने बताया, बहुत सारी स्कीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर मिशन में प्रोसेसिंग की स्कीम्स हैं, पीएम धन धान्य योजना में भी फोकस किया गया 100 जिलों के ऊपर। तो लोकल लेवल पर, भले हिली एरिया हो, भले रेगिस्तान का एरिया हो, जो भी उत्पाद हो रहा है उसका वही प्रोसेसिंग करके, जिसमें हमारे जो बेरोजगार है उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बात भी कही गई है, वो अलग मिनिस्ट्री जो ट्रेनिंग दे रही है उनको, तो वहाँ जो उत्पाद होंगे उनको वहीं उनकी मार्केट भी क्रिएट की जाए। ऑलरेडी मार्केट है, तो एक हमारा बहुत बड़ा वर्ग जो सीमांत छोटे किसान हैं उनको उत्पादन में अच्छा मूल्य मिलेगा। एफपीओ भी उसके अंदर है, प्रोसेसिंग हाउस होंगे, स्टोरेज हाउस की बात भी कही गई है, और बहुत बड़ी मार्केट भी लोकल लेवल पर है। तो निश्चित रूप से जब हम सब चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे
तो ये जितनी भी सरकार की स्कीम है उसमें ये सम्मान निधि भी आती है, ये सब स्कीम आपस में मिल के ऐसा एक वातावरण तैयार होगा जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा ग्रामीण स्तर पर, उनकी आय भी बढ़ेगी और उनका आगे का जो जीवन स्तर है उसके अंदर भी सुधार होगा। बिल्कुल, तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और वाकई ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं और इसलिए विकसित भारत बनाने की ओर लगातार कार्य किया जा रहा है। और डॉक्टर यादराम मीणा जी, इसीलिए आपके पास भी आऊँगा क्योंकि जो हमारे तमाम पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि कैसे हमें किसानों को रोजगार भी देना है, किसानों के लिए उन्हीं के क्षेत्र में लघु उद्योग भी लगाने हैं, मार्केट भी बनानी है और तमाम ऐसे कार्य करने हैं जिससे न सिर्फ उन्हें सम्मान निधि मिले बल्कि उस सम्मान निधि का सदुपयोग भी हो सके, ऐसे काम किए जा सकें जिससे वो विकास की एक नई गाथा लिखने में सक्षम हो सकें। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, लघु और सीमांत किसान की जो हम बात करते हैं, इसके अलावा जो लैंडलेस फार्मर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए भी खेती किसानी में कई तरह के व्यवसाय हैं जी। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग करके आप प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, उनके लिए कई योजनाओं के तहत सपोर्ट है। इसके अलावा नर्सरी बना करके नर्सरी में पौधे उगाएं, थोड़ी बहुत भी ज़मीन है और कहीं से खरीद के भी आप 1-2 बार मदर प्लांट अगर लाते हैं, ग्राफ्टिंग, बडिंग, ये कटिंग से जो पौधे तैयार करते हैं उसका प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिलता है। आप अगर पौधे तैयार करने सीख गए, उसमें सजावट के पौधे हो सकते हैं, फलों के पौधे हो सकते हैं और बहुत डिमांड होती है उसकी, तो नर्सरी का भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, काफ़ी अच्छा पैसा। शहर में आपने देखा होगा कई जगह रोड के किनारे लोग करते हैं धंधा, तो गांव में क्यों नहीं कर सकते? गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन तो हर एक के पास होती है, अपने घर के आसपास भी ये किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं आपकी अपनी ज़मीन हो, आप कहीं भी किसानों से बातचीत करके उनके क्षेत्र में जाके मधुमक्खी के जो बक्से हैं वो रख सकते हैं और बहुत अच्छा उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा पॉलिनेशन की मदद से और आप मधुमक्खी का अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, शहद अच्छा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम की खेती, वो भी बहुत कम जगह में आप घर के बरामदे में कहीं भी छोटा मोटा वो बना के ट्रेनिंग लेके वो कर सकते हैं। और जैम, जेली, अचार, चटनी के साथ मुरब्बा ये बना के आप सस्ता जब प्रोडक्ट है कोई भी खेती किसानी का मंडी से खरीद के, कई मैंने ऐसे व्यवसायी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पूसा संस्थान में प्रशिक्षण लेकर के आज करोड़ों के बारे आ रहे हैं उनके और कई कई करोड़ का टर्नओवर है। वो सिर्फ इसी से प्रोसेसिंग से कई सारे लोगों को 200, 250, 300, कई के यहाँ हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने गोदाम बना रखे हैं 4-5 मंजिल के, 200-300 लोग रखे हुए हैं, 12 महीने उनका काम चलता है। यादराम जी, विकसित कृषि संकल्प अभियान की जब शुरुआत हुई और ये ऐतिहासिक अभियान था, माननीय कृषि मंत्री जब खुद निकले तो ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिले कि वो तमाम फ्रूट्स और तमाम ऐसी खेती कर रहे हैं जो वाकई करोड़ों रुपए में वो कहीं ना कहीं आदान प्रदान कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल, हमारे किसानों से ज़्यादा वो कमा रहे हैं जो लोग इस तरीके का व्यवसाय करते हैं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एक तो अपना मतलब एक दृढ़ निश्चय हो, अच्छी जगह से प्रशिक्षण लें और ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर अपना काम करें तो खुद ब खुद आपको किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी काबिलियत आप में होगी और कम से कम संसाधनों को भी सदुपयोग करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे देश भर में काफ़ी दौरे किए हैं। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी कई जगह गया, कर्नाटक स्टेट में गया, बहुत सी जगह, तो हमने देखी ऐसी सक्सेस स्टोरीज। उनको समय समय पर हमारे जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं सम्मानित करते रहते हैं कि जिससे उनका और हौसला बढ़े। तो बहुत से ऐसे हैं और उनका एक संकलन करके हमने प्रकाशित भी किया कई बार, पूसा संस्थान ने भी प्रकाशित किया, तो जिससे दूसरे लोगों को प्रेरित किया जा सके। तो व्यवसाय बहुत हैं और सरकार की योजना अनलिमिटेड है। आप कृषि मंत्रालय के अलावा दूसरे मंत्रालय भी हैं जो खेती किसानी संबंधी कई तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फंडिंग करते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एक वो है, उसमें भी आप प्रशिक्षण लेकर के और बढ़िया अपनी डेयरी लगा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अनलिमिटेड स्कोप है।
हमारी तो निष्ठा जो सही है। किसान ये आपको देख रहे हैं इस वक्त दूरदर्शन किसान पर, कहीं ना कहीं उनके लिए एक नई राह आप बता रहे हैं, क्योंकि कई किसान जागरूक नहीं होते या वो सिर्फ ये समझते हैं कि खेती किसानी बहुत लिमिटेड सी है। तो अब बहुत सारे क्षेत्र हैं खेती किसानी के भी जो वो कर सकते हैं, जो आप बता रहे हैं। जी, एक और नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ग्रीन हाउस पॉली हाउस की मैं बात कर रहा था, लो टनल टेक्नोलॉजी। तो आजकल पॉली हाउस का बड़ा, क्योंकि सरकार की जो वो स्कीम है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की, जी, इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, उसके तहत राजस्थान में जयपुर के पास ही जॉबनेर की तरफ अगर जाते हैं, जी, कम से कम 100-200 जो ग्रीन हाउस पॉली हाउस बने हुए हैं, उनसे ट्रकों खीरा भर के रोज जयपुर में आता है और वो पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ऐसे ही जयपुर आगरा हाईवे पे बस्सी एक जगह आती है जी, वहाँ पर बहुत से किसान हैं, छोटे किसान हैं, लेकिन उन्होंने पॉली हाउस लगा के और खीरे की, और जैसे मैडम बता रही थी संतोष, ये जो कलर्ड कैप्सिकम है इसकी कई तरह की खेती कर रहे हैं। कॉमर्शियल फ्लावर जिसमें गुलाब है, क्राइसेंथेमम है, हाँ जरबेरा है, इनकी, और पहले से उनका टाई अप है, 5 स्टार होटल में सप्लाई हो रही है कई जगह, वो खुद अपना कलेक्ट करवा, कहीं ना कहीं छोटे छोटे व्यापारों से बड़े बड़े इतिहास हमारे किसान रच रहे हैं और वो काबिल तारीफ है। डॉक्टर यादराम जी, आप हमारे साथ सच के साथ में जुड़े, वक्त की पाबंदी है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर खेमचंद जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संतोष राजपूत जी, हमारे किसान, हमारे साथ जुड़ी, सच के साथ में आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अरविंद कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी सच के साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर किसी मुद्दे पर होगी बात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।